नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे सुपर टेट, टेट, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, एमटीएस, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसआई, जीडी, कांस्टेबल 2023 के लिए जो एग्ज़ाम होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। भूगोल विषय से संबंधित हैं। 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, वन लाइन प्रश्नों की श्रृंखला, एक ही वीडियो में सब कवर, संपूर्ण निचोड़ है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। किसी भी एग्जाम में बैठे हैं आप, तो इस वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न पर। तो पहले प्रश्न की हम बात करें, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश कितना है। तो भारत की जो मुख्य भूमि है इसका अक्षांश कितना है। तो भारत की जो मुख्य भूमि का अक्षांश है वो है यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से, तो उत्तर की जगह क्या होगा, दक्षिण, और 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तर के बीच फैला हुआ है। यानी कि जो ये विस्तार है यहाँ पे 8 डिग्री अंडमान निकोबार में 8 डिग्री 4 मिनट से, और कहाँ जो लद्दाख का ऊपर वाला ऊपरी किनारा है तो 37 डिग्री 6 मिनट तक है भारत का अक्षांशीय विस्तार। अगला प्रश्न देखें, कौन सा संगठन भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र बनाता है। तो भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र कौन सा संगठन बनाता है, वो संगठन है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितने आगे है। तो वो 5.5 घंटे आगे है। कितने आगे, 5.5 घंटे आगे है। आप हमारी वीडियो को अक्षांश और देशांतर रेखा की जो वीडियो है आप उसको देखें, बिल्कुल भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कब समय आगे होता है कब पीछे होता है। हमने बहुत ही डिटेल से समझाया है। अगला प्रश्न देखें, सूर्य की सीधी किरणें किसे नहीं मिलेंगी। तो श्रीनगर का जो इलाका है उसे सूर्य की किरणें सीधी नहीं मिलेंगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है। तो जो निकोबार में स्थित है, तो अंडमान निकोबार में जो दक्षिणी छोर स्थित है इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इसी को कहते हैं भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थान कौन सा है, तो वो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। भारत के क्षेत्रफल का पैक्सीटन से लगभग कितना बड़ा है। तो भारत के क्षेत्रफल पैक्सीटन से लगभग 4 गुना बड़ा है। 4 गुना बड़ा है। किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो भारत, तो ये भारत है और भारत के मध्य यहाँ पर पाक जल डमरू मध्य है, और ये क्या है, श्रीलंका है। ये क्या है, श्रीलंका। तो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो श्रीलंका से नहीं मिलती। अगला प्रश्न है हमारा, पाक जल डमरू मध्य के बीच कौन से 2 देश हैं। तो 2 देश कौन से हैं, एक तो इंडिया और एक कौन, श्रीलंका, जो पाक जल डमरू के मध्य स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला चीन के साथ सीमा बनाता है। तो ये हमारा भारत है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे चीन है, यहाँ पे क्या है, चीन है। तो किसके साथ, तो ये भारत के साथ सीमा बनाता है। कौन सा, यानी कि हिमाचल प्रदेश का जो भारत का जो राज्य है हिमाचल प्रदेश वो चीन के साथ सीमा बनाता है। तो कौन सा जिला, किन्नौर जिला। कौन सा जिला है, किन्नौर जिला सीमा बनाता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखें, भारत के किस देश ने अपनी सीमा मानचित्रों का आदान प्रदान किसके साथ किया है। तो सीमा मानचित्रों की बात करें तो वो बांग्लादेश है। कौन सा है, बांग्लादेश। भारत में 9 तटीय राज्य हैं। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, लेकिन आधे से अधिक समुद्री नमक का उत्पादन गुजरात के तट से होता है। वास्तव में 9 तटीय राज्य हैं, लेकिन जो नमक का उत्पादन होता है वो कहाँ से होता है, गुजरात के तट से ज़्यादा होता है, क्योंकि कम वर्षा और सापेक्ष आर्द्रता नमक उत्पादन के लिए आदर्श होती है। यानी कि कम वर्षा होनी चाहिए और सापेक्ष आर्द्रता हो तो वो नमक के लिए क्या आदर्श होती है। क्यों, क्योंकि समुद्री जल का बाष्पीकरण होता है। अब तटीय राज्य, तो ये भारत है, तो ये किनारा है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये सब ये तटीय राज्य हैं। ये क्या है, तटीय राज्य हैं। और गुजरात का जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो गुजरात का क्षेत्र है यहाँ पे नमक का उत्पादन आधे से ज़्यादा होता है यहाँ पर, और नमक उत्पादन के लिए कम वर्षा और सापेक्ष आर्द्रता की आवश्यकता होती है। भारत के अगला प्रश्न देखें, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर किस राज्य की भूमि है। तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर
पुडुचेरी की भूमि है। किसकी? पुडुचेरी, पुडुचेरी की भूमि है। अगला देखें प्रश्न, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो जो राजस्थान का इलाका है यहाँ पर, गुजरात और राजस्थान, तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा है राजस्थान का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो अभी हमने बताया था भारत की जो तटरेखा है, भारत की जो तटरेखा है इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी जो लंबाई है वो है 7516.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लक्ष्य, अगला प्रश्न, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो वो 36 द्वीप हैं। अगला प्रश्न देखें, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गद्देदार चोटी सैंडल पीक होती, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी चोटी है? वो सैंडल पीक है। और कहाँ पर स्थित है वो? तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। यानी कि अंडमान की जो दो भाग हैं, एक उत्तरी अंडमान और एक दक्षिणी अंडमान। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों को कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु का जो तटीय इलाका उसे कहा जाता है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न देखें, ये कोंकण तट से कितनी दूर स्थित है? तो ये कोरोमंडल तट कोंकण तट से कितनी दूर है? दमन से जैसे गोवा, दमन से गोवा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है कि जिसके 4 जिले हैं, जिसके 4 जिले हैं, लेकिन इसके किसी भी जिले की सीमा इसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती? पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 4 तो जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें, लेकिन किसी भी अन्य जिले से इसके जिले की सीमा नहीं लगती है। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो धौलाधार श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य कुल्लू घाटी स्थित है। पिपली घाट दर्रे के किस पहाड़ी में? अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न हमारा, गॉडविन ऑस्टिन एक क्या है? चोटी है। और किस हिमालय चोटी को सागरमाथा, तो माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? तिब्बत में। तो तिब्बत में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है किसको? माउंट एवरेस्ट को। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो ग्रेटर हिमालय का जो दूसरा नाम है वो हिमाद्री है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अन्य नाम क्या हैं? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है उसके अन्य नाम है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के जो पर्वत हैं उनको सह्याद्री हिमालय के नाम से, पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो जो हमारा भारत का इलाका है लद्दाख वाला, यहाँ पे लद्दाख वाला, तो लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो जो ये है प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ पे है ये प्रायद्वीपीय भारत की, केरल और किसका? तमिलनाडु। तो अनाईमुड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सतपुड़ा की रानी किस हिल स्टेशन को कहा जाता है? तो पंचमदी को सतपुड़ा की रानी हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है। लोकटक क्या है? तो लोकटक एक झील है, लोकटक एक झील है। अगला प्रश्न देखें, बालटोड़ा हिमनद स्थित है। तो बालटोड़ा हिमनद कहाँ पर स्थित है? तो बालटोड़ा हिमनद काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगला प्रश्न देखें, ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी किससे बनी होती है? तो ऊंचे क्षेत्रों में जो लैटेराइट मृदा होती है वो किसकी बनी होती है? तो वो अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो जो लैटेराइट मिट्टी है वो आर्द्र और शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, भारत के उत्तरी मैदानों की मिट्टी सामान्यतः कैसी बनती है? तो वो तालोचन द्वारा बनती है। आइए देखें अगले प्रश्न, जलोढ़ मिट्टी में उगने वाली फसलें कौन सी होती हैं? तो जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? और जलोढ़ मिट्टी में जो फसलें उगाई जाती हैं उन्हें जल की अधिक आवश्यकता होती है। तो वो कौन सी फसल है? वो चावल की फसल है। राजस्थान बंजर भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो वो राजस्थान है। यानी कि बंजर भूमि के अंतर्गत आने वाला सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान, राजस्थान। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखें हम, भारत की जलवायु किस पर आधारित है? तो भारत की जलवायु मानसून पर
आधारित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे कम दबाव किस क्षेत्र का होता है? तो वो होता है उत्तर पश्चिम का, उत्तर पश्चिम का। अगला प्रश्न, अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। तो भारी वर्षा कहाँ पर होती है? तो भारी वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल तट पर भारी वर्षा होती है अक्टूबर और नवंबर के महीने में। आइए देखें अगला नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा? तो अगले प्रश्न की बात करें हम। नेक्स्ट प्रश्न, चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की तुलना में कम वर्षा होती है क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलता है। चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देता है। वह क्या है? अपतटीय हवाएं होती हैं, अपतटीय हवाएं होती हैं। अगला प्रश्न देखें, गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी बारिश का क्या रुख है? तो गुवाहाटी से और चंडीगढ़ तक जो मानसूनी बारिश का जो रुख है वो है हासन ट्रेंड 1 वर्ष में, हासन ट्रेंड 1 वर्ष में। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र, यानी कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? तो वो कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र, लेह लद्दाख का क्षेत्र, जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। आइए देखें नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो वो नदी है गोदावरी नदी। हमने सदाबहारी नदियाँ और बरसाती नदियों को बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है। आप हमारे चैनल पर जाएं और वीडियो को देखें, बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया है एक एक नदी को। किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? तो किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न देखें, सिंधु नदी कैलाश पर्वत से निकलती है। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील से निकलती है। भारत में भ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती हैं? तो 3 नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। नर्मदा, ताप्ती, दामोदर नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो ये भागीरथी नदी है और ये अलकनंदा नदी है। दोनों का जो संगम होगा वो देवप्रयाग में होता है। कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में होता है। आइए देखें अगला प्रश्न, कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो धारा बदलने के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो वह कोसी नदी। कोसी नदी धारा बदलने के लिए जानी जाती है। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखें, ज्वर नदी मुख मुहाना कौन सी नदी बनाती है? तो नर्मदा नदी क्या बनाती है? मुहाना बनाती है, मुहाना बनाती है। सतपुड़ा और विंध्या के बीच कौन सी, विंध्या की जो पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, उनके बीच में कौन सी नदी बहती है? तो वो नर्मदा नदी बहती है। सूरत, ये विंध्या गलत है यहाँ पे। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। भारत की किस नदी में अंतर्देशीय जल निकासी है? तो दूसरे देश के लिए जल किस नदी से निकाला जाता है? तो वो है लूनी नदी, लूनी नदी। नेक्स्ट, भारत के कृत्रिम बंदरगाह कौन कौन सी हैं? तो भारत के जो कृत्रिम बंदरगाह है वो है चेन्नई या मद्रास का बंदरगाह है। अगला प्रश्न देखें, भारत में कितनी मुख्य बंदरगाहें हैं? तो भारत में कुल मुख्य 12 बंदरगाहें हैं। अगला प्रश्न, मूल रूप से पर्यावरण नियोजन से संबंधित संगठन है। तो मूल रूप से पर्यावरण नियोजन से संबंधित है वो है नीरी। कौन सा है? नीरी। अगला प्रश्न देखें, शांत घाटी किस राज्य में है? तो शांत घाटी केरल में है और केरल को मसालों का घर कहते हैं। मसालों का घर, मसालों का घर किसे कहा जाता है? तो केरल को मसालों का घर कहा जाता है। केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वनों के उदाहरण हैं? तो केरल की जो नीरव घाटी है उसमें किस प्रकार के वन हैं? तो उसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसे पहले हैली नेशनल पार्क कहते थे, हैली नेशनल पार्क कहा जाता था, हैली। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये यूके में, यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में
जंगल का अनुपात कितना होना चाहिए, यानी कि भारत में वनों का अनुपात कितना होना चाहिए। तो भारत में वनों का अनुपात 33% होना चाहिए या 31 से 34% होना चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न 70वां प्रश्न है, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहते हैं। तो गंगा डेल्टा के जो मैंग्रोव वन हैं उन्हें सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है, सुंदरवन कहते हैं। तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम बंगाल में मिलती हैं, तो वहाँ पर सुंदरी नामक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और सुंदरी नामक वनस्पतियाँ होने के कारण उसे कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। हरियाणा में प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य कौन सा है, तो वो सुल्तानपुर है। कौन सा? सुल्तानपुर। एकमात्र सेक्यूरी जहां कश्मीरी किंवदंतियां पाई जाती हैं, तो कश्मीरी हिरण कहाँ पाए जाते हैं? दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में, जो कश्मीर में स्थित है। हुंगोल जाति के हिरण भी दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखें, ये प्रश्न हो चुका है हरियाणा वाला। एकमात्र किंवदंतियां दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान पाई जाती हैं, तो कहाँ? कश्मीर के अंदर स्थित है। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखें 73वां, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है। तो गिर वन जो है हमारे गिर राष्ट्रीय उद्यान वो गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में। और गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये वनों की बात कर रहा है, तो वहीं उन्हीं वनों में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। मैनग्रोव क्या है? तो डेल्टाई वन और वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वनों को कहते हैं मैनग्रोव वन। सुंदरी वृक्ष एक विशेष प्रकार का पौधा है, तो उसे कहते हैं ज्वारीय वन। उसे क्या कहते हैं? ज्वारीय वन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, बायोस्फीयर रिजर्व की पहली योजना कौन सी थी। तो वो थी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगले प्रश्न की हम बात करें, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, वैश्विक विरासत वन किसे माना जाता है। तो वैश्विक विरासत वन असम में काजीरंगा और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। तो असम में काजीरंगा और पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन के जो वन है उन्हें वैश्विक विरासत में माना जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये असम में स्थित है। कहाँ पर है? असम राज्य में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारत में समुद्री गाय बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है, तो कहाँ पर? मन्नार की खाड़ी में। कहाँ पर? मन्नार की खाड़ी में। अगला प्रश्न देखें 80 नंबर का है, मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किस लिए महत्वपूर्ण है। तो मध्य प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है शिवपुरी, वो तेंदुआ और चीते के लिए जाना जाता है। तेंदुआ और चीते के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न देखें, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, क्योंकि कान्हा कहते हैं माधव के लिए, माधव कहते हैं कन्हैया को। तो कान्हा और माधव और पेंच तो उनकी माँ यशोदा ने कान्हा को मध्य में पेंच करके बांध दिया। तो माधवगढ़, पेंच और बांधवगढ़ और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य से बोले तो मध्य प्रदेश। कहाँ पर स्थित हैं? सब मध्य प्रदेश में स्थित हैं। विश्व का एकमात्र पिलावी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। तो वो मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखें, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसे कहते हैं केबिल लामजाओ, ये कहाँ स्थित है। तो ये मणिपुर में स्थित है। वर्षा वन भारत में पाए जाते हैं कहाँ पर। तो वर्षा वन भारत में पाए जाते हैं पूर्वोत्तर हिमालय और पश्चिमी घाट में वर्षा वन पाए जाते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखें, मधुमलाई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो मधुमलाई वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य में स्थित है। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखें, भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी स्थापित किया गया था। ये कहाँ पर स्थित है। तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। भारत में कितने पारिस्थितिक हॉट स्पॉट हैं। तो 4 हॉट स्पॉट हैं। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है। तो वो है चितवन राष्ट्रीय उद्यान। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखें, क्रिकेट के बल्ले के लिए बिलो कहाँ से लाया जाता है। यानी कि क्रिकेट का बल्ला किससे बना हुआ है। बिलो की लकड़ी से बनता है। और ये कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये शंकुधारी वनों से प्राप्त होता है। कुगती, ये प्रश्न भी देख लें,
चंदन के वृक्षों के लिए किस प्रकार के वन होते हैं? तो चंदन के जो वृक्ष होते हैं वो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं। कुगती, अगला 91वां प्रश्न, कुगती वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो कुगती वन्य पशु विहार हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ग्लोबल वार्मिंग के परिणामस्वरूप समुद्र का स्तर बढ़ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का स्तर है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि फसल के पैटर्न में बदलाव हो जाता है। तो अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है और इसके प्रेरणा कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रेरणा हैं। और कहाँ पर शुरुआत की थी इसकी? तो उत्तराखंड यानी कि यूके में इसकी शुरुआत हुई थी। वन संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन। झूम कृषि अभी भी प्रचलित है। क्यों? क्योंकि मिजोरम और नागालैंड और मणिपुर में झूम खेती की जाती है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, रबी फसल के मौसम के दौरान भारत में कौन सी फसल उगाई जाती हैं? यानी कि रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? तो गेहूं, सरसों और चना ये रबी की फसलें हैं। और मक्का, धान ये खरीफ की फसलें हैं। और तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी ये जायद की फसलें हैं। पठार की, अगला 98वां प्रश्न, पठार की स्थलाकृति खनन के लिए क्या है? आदर्श है। यानी कि पठार की जो स्थलाकृति है वो खनन के लिए क्या है? आदर्श है। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक किसका होता है? तो कपास का होता है। और चाय का, तांबा का और अदरक का होता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है? तो अगले प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? भारत का कौन सा राज्य समूह भारत में वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादक होता है? तो वो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में होता है। 101वां प्रश्न, बागान कृषि का उत्पादन करता है। कैसे? गैर खाद्य फसलों का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न देखें, भारत में फसलों का क्षेत्रफल है कितना है? तो खाद्यान्न के क्षेत्रफल का 60 से 70% इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल कितना है? 60 से 70% है। वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आप देख पा रहे होंगे बहुत ही मेहनत करनी होती है। तो एक वीडियो कम से कम इतनी मेहनत पर एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो बनता है और एक शेयर बनता है। कम से कम एक व्यक्ति को अवश्य शेयर करें और एक लाइक अवश्य करें। तो अगला प्रश्न देखें, 103वां प्रश्न, जूट उत्पादन में सर्वाधिक प्रचुर क्षेत्र कौन से हैं? पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? तो वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में स्थित है। देखें, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग उच्च उत्पादन को इंगित करने के लिए किया गया था। मतलब इसका क्या था हरित क्रांति का? कि प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। यानी कि प्रत्येक हेक्टेयर में कृषि की जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि करना हरित क्रांति का संबंध था। अगला प्रश्न, हरित क्रांति सर्वाधिक सफल रही कहाँ पर रही? तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा सफल रही थी हरित क्रांति। 107 प्रश्न, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो हरित क्रांति का फसल गेहूं से संबंध है। HYV 108वां प्रश्न है, HYV कार्यक्रम को भारत में कहा जाता है तो इसे कहा जाता है नई कृषि नीति। नई कृषि नीति। आइए देखें नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है? भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। और कटक राज्य जो उड़ीसा का एक स्थान है, कटक, उड़ीसा का एक स्थान है कटक, इसे कहते हैं, यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर चावल अनुसंधान केंद्र है। कहाँ पर? कटक में। कटक में चावल अनुसंधान केंद्र है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। और चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो 110वां प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत कृषि करता है? तो 60% लोग कृषि में कार्यरत हैं। 112वां प्रश्न, भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है, तिलहन फसलों से। जहां 113वां प्रश्न, जहां तक कृषि मंत्रालय के आधिकारिक वर्गीकरण का संबंध है भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो 127 भाग पर। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखें, सामाजिक 114वां प्रश्न है, सामाजिक वानिकी क्या है? तो सरकार की जो स्वामित्व वाली भूमि होती है
वहाँ पर उपयोगी पौधों को उगाना और उन्हें व्यवस्थित रखना, ये सरकारी या सामाजिक वानिकी कहलाती है। 115वां प्रश्न, किस राज्य को तालाब सिंचाई का पारंपरिक क्षेत्र माना जाता है? तो तमिलनाडु को तालाब सिंचाई का पारंपरिक क्षेत्र माना जाता है। 116वां प्रश्न, जादूगोड़ा का संबंध किससे है? तो जादूगोड़ा की जो खान है वो यूरेनियम के लिए जानी जाती है। 117वां प्रश्न, हाल ही में आंध्र प्रदेश का तुमलपल्ली विश्व मानचित्र में आया है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये यहाँ पर यूरेनियम अधिक है इसलिए ये प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश का ये क्षेत्र है तुमलपल्ली। केरल, अगला नेक्स्ट 118वां प्रश्न, केरल राज्य किस खनिज के लिए सर्वाधिक है? तो केरल लोहे अयस्क के लिए जाना जाता है और तेजपात और मसालों के लिए भी केरल जाना जाता है, और केरल में ही क्या शांत घाटी स्थित है। अगला नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, किस राज्य में सबसे बड़ा कोयला भंडार है? तो कौन सा राज्य है जिसमें कोयला का सबसे बड़ा भंडार है? तो वो झारखंड में सबसे बड़ा कोयला का भंडार है। अगला 122वां प्रश्न, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, ये किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है, वो हीरा के लिए जाना जाता है। किसके लिए? हीरा के लिए। 123वां प्रश्न है, कुंदरमुख से पाइपलाइन द्वारा ले जाए जाने वाले अयस्क का गंतव्य स्थान कौन सा है? तो वो है मैंगलोर। कुंदरमुख से पाइपलाइन द्वारा लोहे अयस्क का गंतव्य यानी लोहे अयस्क जहाँ पर जाता है तो मैंगलोर से कुंदरमुख तक। नेक्स्ट अगला प्रश्न, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। 125वां प्रश्न, असम राज्य में परिचालित रिफाइनरियों की संख्या कितनी है? तो असम राज्य में जो रिफाइनरियां हैं वो कितनी हैं? 4 हैं। कितनी है? 4। 126वां प्रश्न, मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ है? तो अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ। तो अरब सागर का जो महाद्वीपीय शेल्फ है वो मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहा जाता है। 127वां प्रश्न, वर्तमान में भारत में सबसे अधिक मात्रा में कच्चे पेट्रोलियम का उत्पादन कौन करता है? तो वो है ऑफशोर मुंबई हाई। ऑफशोर मुंबई हाई वर्तमान में भारत में सबसे अधिक मात्रा में कच्चे पेट्रोलियम का उत्पादन करता है। आइए देखें नेक्स्ट प्रश्न, प्रमुख लोहा 128वां प्रश्न है। 128वां प्रश्न है, प्रमुख लोहा और इस्पात उद्योग किस पठार में स्थित हैं? तो प्रमुख लोहा छोटा नागपुर झारखंड में स्थित है, प्रमुख लोहा और इस्पात उद्योग के लिए। 129वां प्रश्न क्या कहता है, भारत में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो भारत में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत सूर्य, कोयला, पेट्रोलियम, ये ऊर्जा के स्रोत हैं, गैर परंपरागत और परंपरागत। अगला नेक्स्ट प्रश्न 130 प्रश्न देखें, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से की गई थी? तो भिलाई इस्पात उद्योग कहाँ पर स्थित है? भिलाई तो भिलाई कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। किसके सहयोग से लगाई गई थी? तो ये रूस के सहयोग से लगाई गई थी। विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड स्थित है, ये भद्रावती। कहाँ पर स्थित है? भद्रावती में। भद्रावती एक आयरन स्टील लिमिटेड स्थित है, कहाँ पर? विश्वेश्वरैया में। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर में स्थित है। सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखें, आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला किस लिए प्रसिद्ध है? तो आंध्र प्रदेश का जो अनंतपुर जिला है वो गोल्डन बोले तो सोने के लिए प्रसिद्ध है। 134वां प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला बंदरगाह कौन सा था? तो स्वतंत्रता के बाद जैसे आज़ादी मिली थी उसके बाद पहला जो बंदरगाह बना था वो कांडला बंदरगाह बना था। अगला 135वां प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध भांकड़ा किस नदी पर बना है? तो भांकड़ा जो नांगल बांध है वो सतलुज नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न देखें, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बनाया गया है। अगला भैया नेक्स्ट प्रश्न देखें, 137वां प्रश्न है, जल विद्युत शक्ति भारत में कुल विद्युत शक्ति में योगदान करती है लगभग 1/5, यानी कि लगभग 1/5 भाग। 138वां प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर से किन नदियों को पानी मिलता है? तो इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है वो सतलुज नदी को पानी मिलता है। 139वां प्रश्न है, ब्यास नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर हैं? तो जो नागार्जुन है तो अर्जुन और कृष्ण इन दोनों का तो गीता में भी खूब बढ़ चढ़ कर दिया गया, अर्जुन और कृष्ण का, तो इसको याद रखें। अर्जुन से हो गया नागार्जुन और कृष्ण से हो गया कृष्णा नदी।
सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। आइए देखें अगला नेक्स्ट प्रश्न। अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, भारत का 141वां प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। 142वां प्रश्न, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। 143वां प्रश्न, मुल्लई पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों के बीच हुआ था? तो मुल्लई पेरियार बांध का झगड़ा है वो तमिलनाडु और केरल के मध्य हुआ था। भारत में 144वां प्रश्न है, भारत में बिजली की लगातार कमी रही है क्योंकि बिजली की मांग बढ़ती जा रही है जबकि इसका उत्पादन और वितरण नहीं बढ़ा है। तो अगला नेक्स्ट प्रश्न देखें। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? किशनगंगा 145वां प्रश्न है, किशनगंगा परियोजना भारत और किसके बीच विवाद का मुख्य कारण है? तो जो किशनगंगा है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का कारण बनी हुई है। 146वां प्रश्न क्या कहता है? कोयले से व्यावसायिक रूप से उत्पादित ऊर्जा निकलती है, कौन सी निकलती है? यह कहलाती है कि तापीय ऊर्जा कहलाती है। 147वां प्रश्न है, तालचर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये भारी जल संयंत्र है तलचर। 148वां प्रश्न है, राउरकेला स्टील प्लांट पारादीप के सबसे नज़दीक कौन सा समुद्री बंदरगाह है? तो इसकी बात करें, राउरकेला जो स्टील प्लांट है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है और पारादीप बंदरगाह इसके समीप में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है राउरकेला? ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। कौन सा बंदरगाह है? तो पारादीप बंदरगाह स्थित है इसके पास में। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगले प्रश्न की हम बात करें, कोलकाता किस प्रकार की नदियों का उदाहरण है? तो इस प्रश्न को देखें, ये नेक्स्ट अगला प्रश्न, कोलकाता किस प्रकार के पोर्ट रिवर का उदाहरण है? तो कोलकाता जो है वो किस प्रकार के पोर्ट रिवर का उदाहरण है? कोलकाता दिल्ली, ये प्रश्न दोनों को छोड़ें। अगला प्रश्न देखें 153वां, कोलकाता और दिल्ली किसके जुड़े हुए हैं? तो कोलकाता और दिल्ली किससे जुड़े हुए हैं? तो NH2 हाईवे, नेशनल हाईवे से जुड़े हुए हैं। 154वां प्रश्न, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई में स्थित है। भारत के किस जोन में 2 रेलवे जोन हैं? तो ये मुख्यालय इसका कहाँ पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कहता है? कोंकण रेलवे रोहा किसको जोड़ता है? तो कोंकण रेलवे जो है वो किस किस को जोड़ता है? तो वो मैंगलोर को जोड़ता है। कोंकण रेलवे रोहा और मैंगलोर को जोड़ता है। 157वां प्रश्न है, मृत्यु दर की दी गई अवधि में मौतों की संख्या क्या क्या होती है? तो उसे कहते हैं मैक्रो, मैक्रो उसे कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मैक्रो। 158वां प्रश्न, एक ही जाति में संबंधित व्यक्तियों की संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान निवास पर आए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आप्रवासन, आप्रवासन। 159वां प्रश्न, जन्म दर माप, जन्म दर माप एक वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्मों की संख्या उसे कहते हैं जन्म दर। 160वां प्रश्न, भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे घनी आबादी वाला राज्य बिहार है। कौन सा है? बिहार। और बिहार कभी ना मानना हार, तो किस में? पढ़ने में। तो बिहार की राजधानी हो गई पटना। क्या हो गई? पटना। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। 162वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो वो दिल्ली का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। 163वां प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक घनत्व किसका दर्जा किया गया है? तो वो किसका दर्जा है? दिल्ली का दिया गया है। भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो 1911 से 1921 तक। 165वां प्रश्न, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में लड़के और लड़कियों के अनुपात में सबसे कम है? तो वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, यानी कि हरियाणा और पंजाब और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। ये लड़के और लड़कियों के लिए अनुपात में सबसे कम है। आइए देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कौन सा है हमारा? तो अगले प्रश्न की बात करें 166वां प्रश्न है। 166वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने पिछली जनगणना 2001 में जनसंख्या वृद्धि की उच्चतम दर दर्ज की थी? तो वो है नागालैंड। कौन सा? नागालैंड।
167वां प्रश्न क्या कहता है, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो वो उड़ीसा राज्य है, गरीबों का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। 168 प्रश्न, 2001 की जनगणना के अनुसार 1991 से 2001 की अवधि के दौरान जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? तो उस समय कितनी थी वार्षिक वृद्धि दर? 1.93% थी। 169 प्रश्न, नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो 77.7% है। 170वां प्रश्न, भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि के प्रमुख कारक क्या क्या हैं? तो वो है उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। अगला प्रश्न देखें, जुलाई 172वां प्रश्न है, जुलाई 2011 में घोषित जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात में 4 गुना कमी आई है। कितने गुना कमी आई है? तो 4 गुना कमी आई है। 173वां प्रश्न देखें, किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो महिला साक्षरता दर हो, पुरुष साक्षरता दर हो और दोनों की साक्षरता दर हो, वो केरल राज्य में सबसे ज़्यादा है। 174वां प्रश्न, कुकी किस राज्य से संबंधित है? तो कुकी जनजाति मणिपुर राज्य से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है, तो वो गौंड जनजाति है, ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखें, वन महोत्सव संबंधित है, तो वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो वन महोत्सव वृक्षारोपण से संबंधित है। 177वां प्रश्न, उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाओं में हाल ही में वृद्धि हुई है। क्यों हुई है? कि अपवाह क्षेत्रों में वनों की कटाई में वृद्धि हो गई है। जब वनों की कटाई होगी तो बाढ़ की घटनाओं में भी वृद्धि होगी। 178वां प्रश्न, प्रवाल भित्तियों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने एक समुद्री पार्क घोषित किया है, तो वो है कच्छ की खाड़ी। 179वां प्रश्न, किस हिल स्टेशन के नाम का अर्थ है वज्रपात स्थल? तो कौन सा हिल स्टेशन है जिसका नाम क्या है वज्रपात स्थल? वो है दार्जिलिंग। 180वां प्रश्न है, आपटनी किसका प्रमुख आदिवासी समुदाय है? तो आपटनी आदिवासी समुदाय वो अरुणाचल प्रदेश का समुदाय है। अगला प्रश्न देखें, 181वां प्रश्न है, अंटार्कटिका में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो अनुसंधान वो हमारा है दक्षिण गंगोत्री और एक है मैत्री। अंटार्कटिका में एक है मैत्री और एक है भारती। 3 अनुसंधान केंद्र हैं। वर्तमान में दक्षिणी गंगोत्री क्या है? बंद है। तो 3 अनुसंधान कहाँ पर हैं? ये अंटार्कटिका महाद्वीप में है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। 182वां प्रश्न देखें, राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय बॉटनिकल इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर वो लखनऊ में स्थित है। 183वां प्रश्न क्या है, मालदीव का गंभीर वातावरण निम्न धारा के कारण माना जाता है, उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण माना जाता है। 184वां प्रश्न क्या कहता है, पूर्वी तटीय मैदान का दूसरा नाम क्या है? तो पूर्वी तटीय जो मैदान हो उसका दूसरा नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। कोरोमंडल तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान को ही कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। आइए देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या होता है हमारा, देखें, भारतीय मानक समय किस देशांतर पर अपनाया गया है? तो वो है 82.5 देशांतर पर अपनाया गया है। क्यों है 82.5 पर भी? तो हमने देशांतर रेखा को बहुत ही डिटेल से समझाया है। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हमारी वीडियो को देख लें, वहाँ पर जाकर जिंदगी में नहीं भूल पाओगे आप। तो 82.5 है, 5.5 घंटे समय आगे रहता है ग्रीनविच लाइन से। 186वां प्रश्न क्या कहता है, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? तो भारत का दक्षिणी छोर उसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, ये अंडमान निकोबार में स्थित है। 187वां प्रश्न क्या कहता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश पूछें तो अगर पूछे भारत कितने नंबर पर है, तो भारत है 7वें नंबर पर। 188वां प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से किसका हिस्सा है?
तो भारतीय उपमहाद्वीप है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। हमने महाद्वीपों की उत्पत्ति बताई थी, तो एक वीडियो के माध्यम से हमने महाद्वीपों का विस्थापनीय सिद्धांत बताया था, जो अल्फ्रेड वेगनर ने बताया था, बहुत ही डिटेल से समझाया है। जरा एक बार इसको कर लें। ये पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी पर क्या था, एक जमीनी का टुकड़ा था, एक जमीनी का टुकड़ा था। इस जमीनी के टुकड़े को पेंजिया नाम दिया गया था और इसके चारों ओर क्या था, जल था। क्या था, जल था। जब जल ने इस पे क्या दिया था, तो इस जल का नाम दिया गया था पैंथालासा सागर। क्या नाम दिया गया था, पैंथालासा सागर। और ये क्या था, पेंजिया भाग था। जब जमीन ने इस पर टकराने दिया प्लेट विवर्तनी के कारण, तो अल्फ्रेड वेगनर ने बताया था इसके दो भाग हो गए। तो इस पेंजिया का ऊपरी भाग जो था, इसके दो भाग हो गए। तो तब जो बीच में जो जल आया था, इसका नाम दिया गया था टेथिस सागर। ऊपर वाले भाग को कहा था उत्तरी अंगारा लैंड और नीचे वाले भाग को कहा था गोंडवाना लैंड। तो उसी की बात चल रही है। भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से है गोंडवाना लैंड का हिस्सा। 189वां प्रश्न है, पाक जलडमरू मध्य कौन से देश जुड़े हुए हैं, तो भारत और श्रीलंका जुड़े हुए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कम से कम वीडियो को 1 लाइक तो वीडियो पर बनता है। हम देख पा रहे हैं कि 40 मिनट हो चुके हैं, 40 मिनट में हमारा गला भी सूख रहा है, तो कम से कम 1 लाइक तो आपका अवश्य बनता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 190वां प्रश्न है, कौन सा देश भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सबसे कम साझा करता है, तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। और किस लिए अफगानिस्तान जाना जाता है, तो अफगानिस्तान को अफीम का देश कहते हैं और पाकिस्तान को आम का देश कहते हैं। और नहरों का और आमों का देश पाकिस्तान और अफीम का देश अफगानिस्तान। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो कम है लगी हुई हमारे भारत से। 191वां प्रश्न, भारत के सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश हैं। 192वां प्रश्न, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, तो भारत के 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। आइए देखें अगला प्रश्न। 193वां प्रश्न हमारा 193वां प्रश्न है, किस शहर को भारत का 0 माइल सेंटर भी कहा जाता है, तो नागपुर को भारत का 0 माइल सेंटर कहा जाता है और नागपुर संतरों के लिए जाना जाता है। 194वां प्रश्न, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो भारत के राज्य की जो सबसे लंबी रेखा है वो किसकी, गुजरात की है। किसकी, गुजरात की। 195वां प्रश्न, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ है, तो लक्षद्वीप द्वीप समूह ये अरब सागर में स्थित है। 196वां प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग किया जाता है किसके, 10 डिग्री चैनल द्वारा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को निकोबार से, यानी कि अंडमान ऊपर और नीचे निकोबार, इनके मध्य में होता 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 197वां प्रश्न हमारा 197वां प्रश्न, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है, तो पश्चिम बंगाल की सीमा है वो 3 देशों से लगती है। 198वां प्रश्न, केरल का तट है, तो केरल का जो तट होता है, केरल राज्य का जो तट है तो इसे कहते हैं मालाबार तट। मालाबार तट। 191वां प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी सुरंग है जवाहर सुरंग जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। आइए देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, 200वां प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे छोटी है, तो कौन से भारतीय राज्य की सबसे सीमा छोटी है भैया, वो है गोवा की। किसकी छोटी है, गोवा की। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखें, गुजरात के तट पर विवादास्पद तटीय पट्टी जिस पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम है सरफ्रीक। 202वां प्रश्न, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की सीमा से लगे केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, तो वो हैं पुडुचेरी। कौन से हैं, पुडुचेरी। अगला प्रश्न देखें, जोजिला दर्रा जोड़ता है तो जम्मू कश्मीर को और लेह लद्दाख, जो लेह लद्दाख का जो स्थान है लेह, तो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है कौन, जोजिला दर्रा। कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रृंखला के बीच है, तो कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। अगला देखें नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, पालघाट जो दर्रा है वो किस किस को, पालघाट किन राज्यों को जोड़ता है, पालघाट दर्रा किस किन राज्यों को जोड़ता है, तो केरल और तमिलनाडु राज्य को जोड़ता है। और ज्वालामुखी जो पिक्चर बनी हुई है मिथुन की, वो भी पालघाट दर्रे में ही बनी हुई है। तो पालघाट जो दर्रा है वो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखें,
हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो नामचा बारवा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। अब नामचा बारवा हिमालय की बात करें तो पूर्वी चोटी की बात करें ना, तो ये हमारा हिमालय है। ये क्या हमारा हिमालय है, तो ये है पूर्वी चोटी, ये है नामचा बारवा पर्वत। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन। 207वां प्रश्न भैया, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। भारत की सबसे प्राचीनतम या पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? अरावली। 208वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? निचले हिमालय के बीच और जिसके बीच में खड़ी घाटी को दून कहते हैं, ये किस लिए जानी जाती है? तो ये शिवालिक के नाम से जानी जाती है। यानी कि निचला हिमालय जिसके बीच में खड़ी घाटी होती है उसको कहती है दून, और ये किस लिए जानी जाती है? इस शिवालिक के नाम से जानी जाती है। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखें भैया, 209वां प्रश्न कौन सा है? सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? तो सतलुज नदी और काली नदी, इनका जो मध्य जो हिमालय है उसे कहते हैं कुमायूं हिमालय। 210वां प्रश्न, सुहाद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है, पश्चिमी घाट को सुहाद्री पर्वतमाला कहा जाता है। 211वां प्रश्न, प्राकृतिक मार्ग प्रदान करने वाले पर्वत के किसी भी अंतराल को कहा जाता है, उसे दर्रा कहते हैं। 212वां प्रश्न है, अनाईमुड़ी चोटियां कहाँ स्थित हैं? तो सह्याद्री हिमालय में ये स्थित हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखें भैया, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? 214वां प्रश्न है, लोनार झीलें कहाँ स्थित हैं? तो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखा, नागा, खासी, गारो, यानी कि गारो, खासी, जयंतियाँ, ये कहाँ पर हैं पहाड़ियाँ? तो ये पूर्वांचल पर्वतमाला हैं, नागा, गारो, खासी, जयंतियाँ, और ये कहाँ पर हैं? तो ये मेघालय में स्थित हैं। और इन्हीं पहाड़ियों पर ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? गारो, खासी जनजातियाँ इन्हीं पहाड़ियों पर निवास करती हैं। अगला प्रश्न देखें, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर बना हुआ है, अगला कावेरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखें, कौन सा प्रश्न है हमारा? अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न देखें, जोंग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोंग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखें, लैटेराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो लैटेराइट मिट्टी केरल और महाराष्ट्र में पाई जाती है। जो भूमि का ऊंचा भाग होता है वहाँ पर लैटेराइट मृदा पाई जाती है। शुष्क मरुस्थल तो केरल और महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखें, पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी के कटाव को कैसे नियंत्रित किया जाता है? तो समुच्च रेखिक जुताई द्वारा, यानी कि समुच्च रेखिक पहाड़ी जो ढलान है, ये पहाड़ी ढलान है। अब इस पहाड़ी ढलान पर हमें जुताई करनी है तो वो इस टाइप की जुताई करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाए, वो जल क्या है, कटाव कम कर पाए, नहीं तो जल नीचे को जाता रहेगा, तो उसे कहते हैं समुच्च रेखिक जुताई। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखें भाई, अगला प्रश्न हमारा है, कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है ब्लैक स्लैग मिट्टी, इसे कहते हैं काली मिट्टी। तो का से काली, का से कपास। अगला प्रश्न देखें, भारत में लूणी और क्षारीय मिट्टी का एक और नाम है। तो भारत में जो लूणी और क्षारीय मिट्टी है उसका एक नाम है, उसे कहते हैं कल्लार। उसे क्या कहते हैं? कल्लार कहते हैं। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो चट्टानों का अध्ययन कहलाता है पेट्रोलॉजी। क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी। अगला प्रश्न देखें, भारत का सबसे शुष्क भाग है वो है पश्चिमी राजस्थान भारत का सबसे शुष्क भाग है। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखें, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, भारत का सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है? तो वो है मासिन राम। आर्द्र का मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मासिराम और चेरापूंजी में। अब पहले चेरापूंजी में होती थी, अब मासिराम में होती है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, भारत के कितने सेंटीमीटर
धान खेत में 100 से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित होती है। यानी कि भारत के अंदर जो कितनी वर्षा होनी चाहिए, तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए धान के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में प्रायद्वीपीय नदी से जुड़ा सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? तो वो है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। अगला प्रश्न देखें, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो वृद्ध गंगा कहें, बूढ़ी गंगा कहें, गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक कहाँ स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखें, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। और सांगपो का अर्थ होता है साफ करने वाली नदी, यानी कि शुद्ध करने वाली नदी। शुद्ध करने वाली नदी किसको कहते हैं? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में होकर बहती है? तो नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। अगला प्रश्न, भारत में तलछट ले जाने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है? तो तलछट ले जाने वाली नदियां गंगा नदी है। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखें, इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी किसकी उपनदियां हैं? तो गोदावरी नदी की ये सहायक नदियां हैं। इंद्रावती, प्राणहिता, बरदा और सबरी ये किसकी सहायक नदियां? ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न देखें, कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। समानता, सा, मान और ता, तो साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती ये सब नदियां अरब सागर में गिरती हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती, सा से होगी साबरमती, माँ से माही, ना से नर्मदा, ता से ताप्ती। ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न देखें, विवादा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। विवादा कहाँ पर स्थित है? तो विवादा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, लूनी भारत के मरुस्थल का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो लूनी नदी जो है वो भारत के मरुस्थल का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि लूनी नदी का जो जल है वो अंतर्देशीय जल, अंतर्देश यानी कि दूसरे देशों में भी इसका जल जाता है। और जो राजस्थान का इलाका है, राजस्थान का जो इलाका है, मरुस्थल का जो भाग है, मरुस्थलीय भाग है, वहाँ पर लूनी नदी से ही फसल उगाई, उसके जल से ही फसल उगाई जाती है। अगला प्रश्न, आकस्मिक बाढ़ किसके साथ संबंधित है? तो सुनामी, चक्रवात और बवंडर के कारण आकस्मिक बाढ़ होती है। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखें, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो माजुली द्वीप असम राज्य में स्थित है। किस नदी पर है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और कहाँ से कहाँ तक है? तो धुबरी से सादिया तक है। फूलों की राष्ट्रीय उद्यान घाटी किस राज्य में स्थित है? तो राजाजी नेशनल पार्क। अगला प्रश्न, फूलों की घाटी, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये सब के सब उत्तराखंड में स्थित हैं। अगला प्रश्न, भारत के कितने भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? तो 20% भाग पर भौगोलिक वन क्षेत्र भूमि है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल के हिसाब से भारतीय राज्यों में सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, वो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सबसे बड़े वनाच्छादित वन कौन से हैं? तो सबसे अधिक जो वन आच्छादित हैं वो हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, भारत में शेरों के लिए कौन सा जैव भंडारण प्राकृतिक आवास है? तो वो है गिर बायोविक्स। ये कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। ये शेरों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, मैनग्रोव वनों पर ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव पड़ता है? तो मैनग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। मैनग्रोव के जो विशाल क्षेत्र हैं वो क्या होंगे? जलमग्न हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखें, मानस पशु अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मानस पशु अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। और यहाँ का लोक नृत्य क्या है? बिहू यहाँ का त्योहार है। अगला प्रश्न देखें, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना कौन सी थी? वन्य भूमि के वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण, प्रयोग और वन्य उत्पादों पर विकास, प्रयोग और विकास कृषि उत्पादकों से संबंधित थी। अगला प्रश्न देखें,
अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत का जीव मंडल रिजर्वा नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गोविंद जलाशय, ये सब के सब कहाँ पर स्थित हैं? तो ये उत्तराखंड में स्थित हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, गैंडों के लिए जाना जाता है, असम राज्य में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पंचमढ़ी, बांधवगढ़, कान्हा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा किसली अभयारण्य किस राज्य में है? तो वो अभी हमने बताया था मध्य प्रदेश में है। अगला चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, केबिल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नागरहोल और बांदीपुर ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। मधुमलाई पशु विहार किसके लिए जाना था? ये व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में जीवमंडल के आरक्षित स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो 10 है। अगला प्रश्न देखें, भारत का पारिस्थितिक स्थल किसे कहा जाता है? जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या अभी ये पुरानी है, वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में ये 18 है। भारत का पारिस्थितिक स्थल किसे कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय को क्या कहा जाता है? भारत का पारिस्थितिक स्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न कितना है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाने वाले पौधे कौन से हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाने वाले पौधे कौन से हैं? तो वो है आर्किडो। अगला प्रश्न देखें, राल शंकुधारी वृक्ष किसका उत्पादन है? तो राल शंकुधारी वृक्ष किसका उत्पादन है? ये शंकुधारी वृक्षों का है। यानी राल जो है वो शंकुधारी वृक्षों का क्या है? प्रोडक्ट है। अगला प्रश्न देखें, अत्यधिक वनों की कटाई का सबसे खतरनाक प्रभाव क्या है? जंगली जानवरों के आवासों का विनाश हो जाना। अगला प्रश्न, वृक्षारोपण प्रक्रिया किसकी है? तो वृक्षारोपण प्रक्रिया वृक्षों की है। IR20 और रत्ना किसकी किस्में हैं? तो ये धान की प्रमुख किस्में हैं, IR20 और रत्ना। नेक्स्ट प्रश्न देखें, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा, सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है? तो सीढ़ीदार खेती पहाड़ियों की ढलान पर की जाती है। सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है? पहाड़ियों के ढलान पर की जाती है। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, भारत में घेरने वाली अधिकतम कृषि योग्य फसलें हैं, तो वो है चावल। जायद ऋतु की फसलें कौन सी हैं? तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है। ये कैसी फसलें हैं? ये जायद की फसलें हैं। कैसी हैं? जायद की फसलें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य को चाय उत्पादक राज्य कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और सिक्किम। किसको? सिक्किम। चाय का उत्पादन किस राज्य में? तो असम में सबसे ज़्यादा, उसके बाद केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और सिक्किम में। अगला प्रश्न, भारत में नकदी फसल किसके पास जाती है? यानी कि भारत में नकदी फसल किसके पास जाती है? तो वो प्याज। नकदी फसल क्या? प्याज। अगला प्रश्न, कुल फसल के प्रतिशत के नकदी फसल गन्ना है और ये कपास है, ये सब जूट है, ये नकदी फसलों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, कुल फसल के प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन कितना? 70% है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या होता है? गेहूं। क्या होता है? गेहूं। भारतीय जूट उद्योग के लिए मुख्य प्रतियोगी कौन है? तो वो है बांग्लादेश, जूट के लिए। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। किस वर्ष बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है? 1966 से अब क्या हुई है? अधिक वृद्धि हुई है गेहूं के उत्पादन में। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखें, भारत में हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है? तो हरित क्रांति का दूसरा नाम है बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले
मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? वो है वर्षा। तो वर्षा भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? तो अगला प्रश्न हमारा जो है देखें, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति की बात करें वो मछली पालन से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा बीटी बीज संबंधित है। बीटी बीज किसका है? वो कपास का बीज है। अगला प्रश्न देखें, भारत में अधिकांश सिंचित क्षेत्र में खेती की जाती है। तो भारत में अधिकांश कैसी खेती की जाती है? तो सींचने वाली खेती की जाती है, जिसको पानी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक असंचित खेती की जाती है? तो असंचित खेती कहाँ की जाती है? तो वो की जाती है दक्कन के पठार में। कहाँ पर? दक्कन के पठार में। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? तो अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक असंचित खेती की जाती है? दक्कन के पठार में की जाती है। तमिलनाडु का कौन सा जिला लवणता के कारण खेती योग्य नहीं है? तो तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु का जो जिला है वो लवणता के कारण खेती के योग्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में कर्नाटक में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं। तो अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य में यूरेनियम के क्या पाए गए हैं? विशाल भंडार पाए गए हैं। अगला है, आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों की खोज के लिए तुमलापल्ली विश्व मानचित्र पर आया है। यानी कि जो आंध्र प्रदेश का एक स्थान है तुमलापल्ली, तो यूरेनियम खदानों के लिए ये क्या आया है? ये विश्व स्तर पर आया है, यानी विश्व मानचित्र में आया है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या कहता है? तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत मुख्य रूप से किस देश को लोहे अयस्क का निर्यात करता है? तो भारत किस देश को लोहे का निर्यात करता है? तो वो जापान को करता है। किसको करता है? जापान को। अगला प्रश्न है, पहली तेल रिफाइनरी भारत में स्थापित की गई थी, वो कौन सी थी? डिगबोई। कौन सी थी? डिगबोई, पहली तेल रिफाइनरी। मुंबई हाई का संबंध है किससे? पेट्रोलियम से। किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न हमारा, भारत में किस प्रकार की बिजली का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो भारत में तापीय बिजली का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो भारत में पहला स्थापित परमाणु संयंत्र वो तारापुर है। अगला प्रश्न, यूरेनियम हाइड्राइड प्रोजेक्ट बांध शिलांग के उत्तर में कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यूरेनियम हाइड्राइड प्रोजेक्ट बांध है वो शिलांग के, यानी कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिलांग, शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, तो वहीं पर शिलांग यानी कि शिलांग के उत्तर में कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो रिहंद बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश और बिहार की क्या होती है? सिंचाई की जाती है रिहंद बांध परियोजना से। अगला प्रश्न है, मेघालय, हाँ अगली बात हम करें इसकी कि मेघालय जो राज्य है, मेघालय सॉरी हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है, और मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। क्या है? शिलोंग। तो मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। और वहाँ पे क्या है? यूरेनियम हाइड्राइड प्रोजेक्ट बांध है जो उत्तर में कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों की सिंचाई होती है। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखें, तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा, ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत क्या है? उसमें है बायोगैस। क्या है? बायोगैस। पेनिसिलिन के निर्माण का प्रमुख केंद्र किस शहर में है? तो वो है पिपरी में। कहाँ पर है? पिपरी में पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है? फ्लेमिंग। कौन है? फ्लेमिंग। अगली हम बात करें, HBJ पिपलान वहन करती है प्राकृतिक गैस का। तो HBJ पिपलान वहन किसका करती है? प्राकृतिक गैस का। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को वाराणसी से जोड़ता है? दिल्ली और कलकत्ता वाराणसी से जोड़ता है, वो है नेशनल हाईवे 2 NH2 दिल्ली, कलकत्ता और वाराणसी से जोड़ता है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है?
तो अगले प्रश्न की बात करें हम, भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल को एक बड़ी छलांग कहा जाता है? तो 1961 से और 1971 का जो समय है उसे भारतीय जनसंख्या के इतिहास में इस काल को एक बड़ी छलांग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे कम महिला पुरुष अनुपात वाले भारतीय राज्य की पहचान करें। तो वो कौन सा है? सबसे कम महिला पुरुष अनुपात है यहाँ का किसका? वो है भैया हरियाणा राज्य। 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है, वो है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। अगर केंद्र शासित प्रदेश नहीं होता, वैसे पूछता तो वो हो जाता केरल। अगला प्रश्न, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है क्योंकि मृत्यु दर में कमी आई है लेकिन जन्म दर उच्च बनी हुई है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अंतिम परिणामों के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात कितना है? तो वो है 914, 1000 पर 914। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? अगला प्रश्न कहता है हमारा, जुलाई में घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 अब तक गाँव में रहने वाले भारतीयों का परसेंट कितना है? वो है 70%। आइए देखें अगला प्रश्न क्या कहता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? वो सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार बालक लिंगानुपात में कौन से केंद्र शासित प्रदेश सबसे नीचे है? वो है चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, किस राज्य के कारण? तो वो है मणिपुर। अगला प्रश्न है, गारो खासी जयंतियाँ मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? तो मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? वो है गौड़, जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कौन सी? गौड़ जनजाति। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, भारत में यूनेस्को की 20 धरोहर स्थलों की सूची में नवीनतम संयोजक है, तो वो है लाल किला। कौन सा है? लाल किला। कुछ दिनों पहले भारत के किस स्मारक को यूनेस्को की वैश्विक विरासत की सूची में शामिल किया गया था? तो वह है जयपुर का जंतर मंतर। जयपुर का जंतर मंतर। भारत ने, अगला नेक्स्ट प्रश्न देखें, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया? तो 2006 में अपनाया था। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? तो अगले प्रश्न की हम बात करें, जो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का जो उपग्रह है प्रक्षेपण केंद्र है वो श्रीहरिकोटा में स्थित है। अगला प्रश्न, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली कब अपनाई गई थी? 2006 में अपनाई गई थी। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग संबंधित है किससे? बाढ़ से। कौन से ग्रह सूर्य से सबसे दूर हैं? तो वरुण। पास की बात करें तो बुध। अगर पास पूछता तो कौन हो जाता? बुध। तो यहाँ पूछ रहा दूर की, तो कौन सा हो जाएगा? वरुण। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? देखिए, गैलीलियो को सबसे पहले देखने वाली कौन थी? यानी गैलीलियो ने सबसे पहले किसे देखा था? तो वो थी आकाशगंगा मंदाकिनी। क्या थी? आकाशगंगा मंदाकिनी। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति के केपलर नियम में कहा गया क्या कहा गया था? कि आवर्त का वर्ग बराबर होता है। आवर्त और वर्ग बराबर होते हैं, तो वो किसके होते हैं? अर्ध, दीर्घ और अक्ष घन की। किसके? अक्ष दीर्घ और अक्ष घन की। अगला प्रश्न है, धूमकेतु किसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं? यानी कि धूमकेतु जो तारे होते हैं, पुच्छल तारे, वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। पल्सर एक है। पल्सर क्या है? तेज गति से चलने वाले तारे को क्या कहते हैं? पल्सर कहते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कहता है? 1 घंटा 9 मिनट हो चुके हैं और प्यास भी लगी है, गला भी सूख रहा है, तो कम से कम वीडियो को देखने के बाद एक लाइक तो बनता है और एक व्यक्ति को आप अवश्य शेयर करें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह वो है बृहस्पति ग्रह। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो है शनि। कौन सा है? शनि। अगला प्रश्न है, बुध ग्रह उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र। पृथ्वी की बहन कौन है? शुक्र। पृथ्वी भोर का तारा शुक्र, सांझ का तारा शुक्र।
कोई उपग्रह नहीं। अगला प्रश्न देखें, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? तो प्लूटो को बौना ग्रह माना जाता है। पहले ये ग्रह था और ये 2006 में इसे हटा दिया गया था। अगला प्रश्न देखें, सूर्य या चंद्रग्रहण में पृथ्वी की छाया के कितने भाग विभाजित होती हैं? तो 2 भाग विभाजित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में है? तो वह परमाणु संलयन। परमाणु संलयन यानी कि 1H1 प्लस 1H1 क्या बनता है? 2He प्लस एनर्जी बनती है, यानी कि हीलियम के 2 तत्व और प्लस एनर्जी बनती है। जिसे इस क्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। क्या कहते हैं इसे? नाभिकीय संलयन कहते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आयु कितनी है? ये कैसे तय होता है? तो इसे तय करते हैं रेडियोमीट्रिक शेड्यूलिंग द्वारा। अगला प्रश्न है, मंगल की परिक्रमा करने वाले पहले एशियाई देश का नाम बताइए। तो मंगल की परिक्रमा करने वाला पहला एशियाई देश है वो है भारत। अगला प्रश्न, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड, कहीं कहीं 8 मिनट 16 सेकंड दे रखा है। एग्जैक्ट एक ही ऑप्शन देगा, 8 मिनट या 20 सेकंड या 8 मिनट 16 सेकंड या 17 सेकंड। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? तो अगला प्रश्न हमारा, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? ध्रुवीय व्रत में लंबे समय तक चमकता सूर्य। यानी कि मध्यरात्रि का सूर्य का मतलब क्या है? इसका मतलब है ध्रुवीय व्रत है। जो ध्रुवीय व्रत है यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र है, वहाँ पर लंबे समय तक सूर्य चमकता रहता है, यानी कि लंबे समय तक चमकता सूर्य। अगला प्रश्न क्या है? हम हमेशा चंद्रमा का एक ही पृष्ठ देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर घूमने और अपनी धुरी पर घूमने में उतना ही समय लगता है, यानी कि हम चंद्रमा का एक ही पृष्ठ देख पाते हैं। छोटे ज्वार कमज़ोर होते हैं। छोटे ज्वार क्या होते हैं? कमज़ोर होते हैं, यानी कि ज्वार भाटा समुद्र में आते हैं, यानी कि जल का जो स्तर है वो ऊपर उठ जाए तो उसे ज्वार कहते हैं और नीचे चला जाए तो उसे भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये आते हैं समुद्र में। अगला प्रश्न है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का ज्वार भाटा, यानी कि इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। अगला प्रश्न, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड में अपना चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी 2 प्रकार की गतियाँ करती है। घूर्णन गति से होता है दिन और रात। एक होती है परिक्रमण गति, इसे कहते हैं वार्षिक गति। इससे होते हैं मौसम में परिवर्तन, यानी कि ऋतुओं में परिवर्तन। यानी कि ये पृथ्वी है और अपनी धुरी पर ही घूमती जाए, इसे घूर्णन गति कहते हैं, और इसके चारों ओर घूमे तो इसे कहते हैं घूर्ण, यानी कि परिक्रमण गति, यानी कि परिक्रमा कर रही है इसकी परिक्रमा, और ये क्या रही है? दैनिक गति। तो अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? तो अगला प्रश्न हमारा, दक्षिणी गोलार्ध में शीत संक्रांति किस तिथि को मनाई जाती है? 21 जून को। किसको? 21 जून को। अगला प्रश्न, जहां दिन और रात बराबर होते हैं, कहां पर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। कहां पर? भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न, पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी से टकराने का कारण है? ओजोन ह्रास के कारण। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और ओजोन की मोटाई किससे नापी जाती है? तो ओजोन की मोटाई डावसन एक इकाई होती है, इससे इसकी मोटाई नापी जाती है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा है, तो पृथ्वी से सूर्य की ऊष्मा प्राप्त होती है उसे कहते हैं सौर विकिरण। अगला प्रश्न है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल हैं, तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे के जो टर्मिनल हैं वो हैं सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक। सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक क्या है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल हैं। अगला प्रश्न देखें, विश्व में भारतीय रेल नेटवर्क का स्थान कौन सा है? तो विश्व में भारतीय रेल नेटवर्क का स्थान है चौथा। कौन सा? चौथा। अगला प्रश्न, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? तो वो है अटलांटिक महासागर। कौन सा? अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न देखें, सुएज नहर किसे जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? सुएज नहर है। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में
चारागाह को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में जो घास के मैदान हैं उसे कहा जाता है पंपास। क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है? उत्तरी अमेरिका में कौन से समशीतोष्ण घास के मैदानों को 10 नामों से जाना जाता है? तो वो है प्रेरी। प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को कहा जाता है सवाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सवाना। अगला प्रश्न है शब्द स्टेप किस बायोफील्ड से जुड़ा हुआ है? तो स्टेपीज घास के मैदान, स्टेपीज घास के मैदान से जुड़ा हुआ है। घास का मैदान कौन? स्टेप। और लानोज घास के मैदान वेनेजुला में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखें, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। डार्लिंग नदी और मर्रे नदी का जो बीच का क्षेत्र है उसे रिवेना का मैदान कहते हैं। और रिवेना के मैदान का जो क्षेत्र है उसी में घास के मैदान पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं डाउन्स घास के मैदान, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? तो अगले प्रश्न की बात करें, किस देश में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है? तो इंडोनेशिया में सबसे अधिक मुसलमान हैं। अगला प्रश्न देखें, वन्य जीवों के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो वन्य जीवों के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र को अभय वन कहा जाता है। अगला प्रश्न, जो पर्यावरण जल का अजैविक घटक है उसे अजैविक घटक कहते हैं, और जो जैविक घटक है उसे जैविक घटक कहते हैं। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। अगला प्रश्न है वन आवरण कम होने का कारण क्या है? बढ़ती जनसंख्या। यानी कि वन कम होते क्यों जा रहे हैं? जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इनको रहने के लिए स्थान नहीं है तो वन काटते जा रहे हैं। तो जनसंख्या, अगर वनों को रोकना है, वनों को काटने से रोकना है तो जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्द्र भूमि संरक्षण। रामसर सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आर्द्र भूमि संरक्षण। अगला प्रश्न, प्राकृतिक अवस्था में समरूपता होती है। तो प्राकृतिक अवस्था में समरूपता किसमें होती है? जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो वो है जैव मंडल। क्या है? जैव मंडल। अगला प्रश्न, किस पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक बायोमास है? तो वो है वन पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? विशाल वन क्यों रखें? यहाँ तो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, वनों की कटाई से मिट्टी का तेजी से क्षरण होता जा रहा है। उपसतही जल के प्रभाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये दो कारक सबसे बुरी तरह प्रभावित होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। अगला प्रश्न, बिना आवासीय वृक्षों के विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती हैं, बिना आवासीय वृक्षों के विरल वनस्पति टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? बिना आवासीय वृक्षों की विरल वनस्पति टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? विश्व की भूमि का कितना क्षेत्रफल उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है? तो विश्व की जितनी भूमि है उसका जो क्षेत्रफल है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन 10% है। कितनी है? 10%। किसमें वनों की कटाई की दर सबसे अधिक है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वनों की कटाई सबसे कम है। सदाबहार किस्म के जंगल कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार किस्म के जंगल भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखें, ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर पौधों और जानवरों की प्रजातियों की विविधता बढ़ जाती है। यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर पौधों और जानवरों की प्रजातियों में क्या आती है? उनकी विविधता बढ़ने लगती है। अगला प्रश्न क्या है? कृष्णा भूमि को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो कृष्णा भूमि की बात करें, कुल परती भूमि प्लस शुद्ध बोई गई भूमि, यानी कि कुल कितनी परती हुई है और शुद्ध बोई गई भूमि कितनी है। अगला प्रश्न, कपास के रेशे व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण हैं बीजों के एपिडर्मल फॉलिकल्स के कारण। यानी कि कपास के जो रेशे हैं वो व्यावसायिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो बीज हैं उसके एपिडर्मल हैं वो फॉलिक्स होते हैं। वो कैसे होते हैं? फॉलिकल्स होते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है ब्राज़ील। कौन सा है? ब्राज़ील।
और विश्व में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है वो ब्राज़ील में पाई जाती है। भारत के अंदर पूछे तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता केरल के अंदर पाई जाती है, और केरल कोई मसालों का घर कहते हैं, और केरल में ही शांत घाटी स्थित है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, संसाधन क्या खालिस्तान संसाधन वे संसाधन है जिनकी मात्रा ज्ञात है, तो वास्तविक संसाधन वे संसाधन है जिनकी मात्रा क्या हो, ज्ञात हो। अगला प्रश्न देखें, वर्ष 2015 और 16 में भारत के लिए यूरेनियम का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश है, तो वो है कनाडा। कौन सा देश है, कनाडा। अगला प्रश्न, दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ पर होता है, तो वो होता है दक्षिण अफ्रीका में। और ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो वो भी दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप कहा जाता है, और भविष्य का महाद्वीप भी अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, वे संसाधन जिनका बार बार उपयोग किया जाता है वे नवीनीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अगला प्रश्न, परमाणु ऊर्जा एक खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत है जिसे यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम से निकाला जाता है। तो परमाणु ऊर्जा एक खनिज पर आधारित ऊर्जा है। इसके स्रोत क्या हैं, यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र फारस की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है, तो विश्व में सबसे बड़ा ऊन का उत्पादक देश है वो क्या है, चीन है। क्या है, चीन है। अगला प्रश्न देखें क्या कहता है, अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर क्षेत्र को सर्वाधिक वर्षा के कारण पहचाना जाता है, तो भूमध्य जो सागर है वो क्षेत्र को सर्वाधिक वर्षा के कारण पहचाना जाता है शीत ऋतु में। कब, शीत ऋतु में वहां पर वर्षा अधिक होती है। अगला प्रश्न है, साइट समीर एक ठंडी हवा है जो साइट समीर से समुद्र की ओर बहती है, तो साइट समीर क्या, एक समुद्री हवा है जो साइट से समुद्र की ओर बहती है। अगला प्रश्न, समुद्र का पानी बारिश के पानी से ज़्यादा खारा होता है, क्यों होता है, क्योंकि नदियाँ मिट्टी से नमक लेकर समुद्र में डाल देती हैं। क्योंकि नदियाँ जो हैं वो मिट्टी से क्या लेती हैं, नमक लेती हैं, और किस में डाल देती हैं, समुद्र में डाल देती हैं। इसलिए समुद्र का पानी बारिश के पानी से ज़्यादा खारा होता है। अगला प्रश्न है, टाइफून अक्सर चीन और जापान के समुद्र में आते हैं, तो टाइफून क्या है, चक्रवात हैं जो चीन और जापान के समुद्र में आते हैं। अगला प्रश्न देखें हमारा क्या कहता है, तो अगले प्रश्न की बात करें, किस राज्य में वर्ष भर वर्षा होती है, तो जो भूमध्य रेखीय देश या प्रदेश जो भी क्षेत्र हैं वहाँ पर वर्षा अधिक होती है। अगला प्रश्न देखें, मालदीव के गंभीर वातावरण को अनिवार्य रूप से कम उपयोग के कारण माना जाता है, क्यों, क्योंकि उच्च जनसंख्या घनत्व, निरंतर मिट्टी का क्षरण और जल और वायु के औद्योगिक प्रदूषण के कारण। अगला प्रश्न देखें, वायुमंडलीय दबाव में अचानक गिरावट के संकेत क्या हैं, यदि वायुमंडल में दबाव अचानक आ जाए तो इसका एक सीधा सा संकेत है कि तूफान आने वाला है। अगला प्रश्न देखें, बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं, बादल जो हैं आपने देखा होगा वायुमंडल में तैरते रहते हैं। जैसे कहते हैं कि बादल पानी लेने के लिए जा रहा है, तो वो क्यों तैरते हैं, क्योंकि उनके कम घनत्व के कारण, उनका घनत्व क्या होता है, कम होता है, इसलिए वो क्या घूमते रहते हैं या तैरते रहते हैं। अगला प्रश्न, नमी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो नमी किस उपकरण से नापी जाती है, सीलिंग साइक्लोमीटर द्वारा नमी नापी जाती है। अगला नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है देखें, तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, बड़े सतह क्षेत्र वाले महासागर कौन से हैं, तो प्रशांत महासागर। कौन सा है, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न, विश्व के स्वच्छ जल का कितना % हिमनदीय बर्फ के रूप में संचित है, तो वो 70% भाग, कितना, 70%। अगला प्रश्न, ग्लेशियरों का पिघलना समुद्र के बढ़ते स्तर से जुड़ी एक सामान्य घटना है। ग्लेशियर ज़्यादातर पाए जाते हैं दक्षिणी ध्रुवों में, तो जो दक्षिणी ध्रुव हैं वहाँ पर ग्लेशियर पाए जाते हैं, तो ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो समुद्र जल स्तर होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि उनकी जो बर्फ़ है, ग्लेशियर कहते हैं बर्फ़ का ढका हुआ भूभाग,
तो जो बर्फ़ है वो पिघलती जाएगी, जब बर्फ़ पिघलेगी तो पानी बनेगा, पानी बनेगा तो क्या समुद्र का जो जल स्तर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, विश्व की सबसे गहरी खाई को क्या कहा जाता है? तो विश्व की सबसे गहरी खाई को मारियाना गर्त कहते हैं, जो कहाँ पर स्थित है, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। तो विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना गर्त है, यह मारियाना खाई है जो प्रशांत महासागर में पाई जाती है। अगला प्रश्न, क्षोमंडल वायुमंडल का सबसे गर्म भाग है क्योंकि ये पृथ्वी की सतह से गर्म हो जाता है। अब क्षोमंडल है कहाँ पर, तो हम बात करें ये पृथ्वी है और पृथ्वी की ये पहली परत है क्षोमंडल, और यहाँ पर समताप मंडल, और इसी पे यहाँ पर ओजोन मंडल, ओजोन परत। तो क्षोमंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल और आयन मंडल और बहिर्मंडल छोड़ सब में आया बाहर। अब ये क्षोमंडल पहली परत है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये पृथ्वी है तो ये जल्दी गर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जल्दी गर्म हो जाएगी, पृथ्वी सतह से जल्दी गर्म हो जाएगी। अगली, मौसम संबंधी जितनी घटनाएं हैं वो क्षोमंडल में होती हैं, वायुयान समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं, और ओजोन परत भी कहाँ स्थित है, समताप मंडल में स्थित है। तो अगला प्रश्न देखें, ओजोन परत कहाँ स्थित है, तो ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन की मोटाई डाल्टन से नापी जाती है। अगला प्रश्न, क्षैतिज के समांतर पृथ्वी को घेरने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी होती हैं? तो क्षैतिज समांतर पृथ्वी को, तो अब बात करें हम कि ये पृथ्वी है तो इस पर क्षैतिज रूप से जो खींची गई रेखाएं, इन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और जो होती हैं सीधी सीधी रेखाएं ऊर्ध्वाधर, तो इन्हें क्या कहते हैं, उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं, इन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान अवधि को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं शरद विषुव। यानी कि 23 सितंबर को क्या होती हैं, दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी काल्पनिक रेखाएं 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है? तो भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा, ये एक ही के नाम हैं। जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काट दे तो इसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, या इसी को कहते हैं 0 डिग्री काल्पनिक रेखा, या इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में काटती है? तो ग्लोब को कौन सी अक्षांश रेखा? अगला प्रश्न देखें, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, समबाहु रेखाएं क्या दर्शाती हैं? तो समबाहु रेखाएं क्या दर्शाती हैं? तो समबाहु रेखाएं जो होती हैं वो दाब को दर्शाती हैं। समबाहु रेखाएं वो किसको दर्शाती हैं? दाब को दर्शाती हैं। अगला प्रश्न, समान ताप वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती हैं? तो समान ताप वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो रेखा होती हैं उन्हें कहते हैं स्ट्रेटम रेखाएं, स्ट्रेटम रेखाएं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहा जाता है। मानचित्र बनाने का जो विज्ञान है उसे कार्टोग्राफी कहते हैं। अगला प्रश्न, आरंभ और अंत रेखाओं का संरेखण इस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार? औचित्य जस्ट द्वारा, औचित्य द्वारा। अगला प्रश्न, प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने के मानचित्र कौन से हैं? तो वो हैं विषयगत मानचित्र। कौन से हैं? विषयगत मानचित्र। अगला प्रश्न देखें, सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका की। अगली बात करें तो अफ्रीका जो है हमारा, अफ्रीका क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, अफ्रीका में असवान बांध द्वारा निर्मित है कौन सी झील है? तो वो है नासारो झील। कौन सी है? नासारो झील। अगला प्रश्न, सबसे कम क्षेत्रफल वाला भारत का, सबसे कम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? तो वो है भूटान। कौन सा देश है? भूटान। अगला प्रश्न, भारत के किस पड़ोसी देश को बर्मा के नाम से जाना जाता था? तो भारत का एक पहला देश था जिसका नाम था कौन? बर्मा। अब वर्तमान में उसका नाम है म्यांमार। क्या नाम है उसका? म्यांमार। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखें क्या कहता है। तो अगले प्रश्न की हम बात करें,
विश्व का सबसे बड़ा कंक्रीट का ढांचा किस देश में बनाया जाता है? तो विश्व का सबसे बड़ा कंक्रीट का ढांचा किस देश में बनाया जाता है? तो थ्री गॉर्ज डैम किस देश में है? वो चीन में है। तो थ्री गॉर्ज डैम या कंक्रीट का ढांचा वो कहाँ पर स्थित है? वो चीन के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, हेलगोलैंड किस देश का द्वीप है? तो हेलगोलैंड ये जर्मनी का द्वीप है, जर्मनी का द्वीप है। अगला प्रश्न, किस महाद्वीप को डार्क महाद्वीप के रूप में जाना जाता है? तो डार्क महाद्वीप कहें, काला महाद्वीप कहें, काला कहें, डार्क कहें, भविष्य का महाद्वीप कहें, भविष्य का महाद्वीप, तो वो कौन सा महाद्वीप है? या इसी को कहते हैं अंध महाद्वीप, ये कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। क्या कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को। तो डार्क महाद्वीप, अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप, भविष्य का महाद्वीप, तो वो है सब अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। और क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के अनुसार विश्व का सबसे दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप। अगला प्रश्न, विश्व के सबसे बड़े द्वीप कौन कौन सी हैं? तो विश्व के सबसे बड़े द्वीप कौन कौन से हैं? तो वो है ग्रीनलैंड द्वीप, ग्रीनलैंड द्वीप। अगला प्रश्न, पुराने इसमें क्षेत्र का क्या नाम है? तो पुराने इसमें क्षेत्र का नाम है वो है थाईलैंड। क्या है? थाईलैंड, थाईलैंड। अगला प्रश्न देखें क्या कहता है। तो अगले प्रश्न की हम बात करें, दुनिया का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? तो वो है दक्षिण अमेरिका। दुनिया का सबसे आर्द्र महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है वो है अल्जीरिया। कौन सा देश है? अल्जीरिया। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सबसे अधिक द्वीपों से बना हुआ है? इंडोनेशिया। कौन सा? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में क्या होता है? एक पौधा पाया जाता है, किसका? सिनकोना का। किसका पौधा पाया जाता है? सिनकोना का। सिनकोना का पौधा पाया जाता है। और सिनकोना के पौधे से क्या होती है? कुनैन दवा बनाई जाती है। और किसके काम में आती है? ये मलेरिया के काम में आती है। किसके काम में आती है? मलेरिया के काम में आती है। कौन सी दवा? कुनैन दवा। और मलेरिया किससे होता है? तो ये मच्छर के काटने से होता है, मच्छर के काटने से होता है। तो इंडोनेशिया में सिनकोना पौधा पाया जाता है। सिनकोना की छाल से कुनैन दवा बनाई जाती है। कुनैन दवा किसके उपचार में आती है? मलेरिया के उपचार में आती है। मलेरिया किससे होता है? ये मच्छर के काटने से होता है। अगला प्रश्न देखें, काले वन किस देश में पाए जाते हैं? तो काले वन जो हैं वो किस प्रदेश में पाए जाते हैं? कौन से? काले वन। तो काले वनों की बात करें हम, काले वन कहाँ पाए जाते हैं? तो काले वन जर्मनी में पाए जाते हैं। काले वन कहाँ पाए जाते हैं? जर्मनी के अंदर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखें, ज्वालामुखी के प्याले या कटोरे की आकृति क्या कहलाती है? तो ज्वालामुखी की जो प्याले या कटोरे की आकृति होती है उसे कहते हैं गड्ढा। क्या कहते हैं उसे? गड्ढा। अगला प्रश्न, भूकंप केंद्र के ठीक नीचे कौन सा बिंदु होता है? तो भूकंप केंद्र के ठीक नीचे जो बिंदु होता है वहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? वहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगले प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला प्रश्न देखें, रिएक्टर स्केल का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो रिएक्टर स्केल का उपयोग क्यों किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखें, कंपन स्थानों को एक ही समय पर जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला को संयोजी रेखाएं कहते हैं। संयोजी रेखाएं कहते हैं। अगला प्रश्न, समुद्र तल पर सुनामी भूकंप के मुख्य कारण क्या हैं? तो समुद्री तल पर सुनामी मुख्य कारण क्या हैं? अगला प्रश्न है, सुनामी के कारण क्या है? भूकंप। सुनामी का कारण क्या है? भूकंप। भूकंप का कारण क्या है? पृथ्वी में विक्षोभ। पृथ्वी में विक्षोभ। तो पृथ्वी में विक्षोभ होना समुद्र पर सुनामी का मुख्य कारण और भूकंप का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न देखें, समुद्र में जो सुनामी आती है तो लहरों का ऊपर नीचे क्या होना? ऊपर नीचे होना, तो भूकंप का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। तो अगले प्रश्न की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रचुर मात्रा में कैल्शियम वाली मिट्टी क्या कहलाती है? तो प्रचुर मात्रा में जो कैल्शियम वाली मिट्टी होती है उसे कहते हैं पैडोकल। उसे क्या कहते हैं? पैडोकल कहा जाता है। अगला प्रश्न, उच्च अक्षांशीय देवदार के जंगल की राख
जैसी धूसर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं पूडल्स। क्या कहते हैं? पूडल्स। उच्च अक्षांशीय देवदार के जंगल की राख जैसी धूसर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं पूडल्स। अगला प्रश्न, लाल मिट्टी में किसका लाल रंग आता है? तो लाल मिट्टी में लाल रंग लोहा का आता है। अगला प्रश्न, मृदा अपरदन क्षेत्र उपचार समोच्च क्षेत्र का किनारा, समोच्च भूमि उपयोग विनिमय है। अगला प्रश्न देखें, मृदा अपरदन को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आश्रय पट्टी। उसे क्या कहते हैं? आश्रय पट्टी कहते हैं। अगला प्रश्न, खालिस्तान को आमतौर पर चट्टान, मलबे या ढलान, भूस्खलन से गिरने वाली मिट्टी के बड़े संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि आमतौर पर चट्टान जो होती हैं उन्हें मलबे या ढलान, भूस्खलन से गिरने वाली मिट्टी के बड़े संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न है, हवा की तेज गति से बने रेत के टीलों को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मारूतिब्बा। मारूतिब्बा। हवा की तेज गति से जो रेत के टीले बन जाते हैं उन्हें कहते हैं मारूतिब्बा। मुरैना कहाँ बनती हैं? तो मुरैना हिमानी क्षेत्रों में बनते हैं। मुरैना कहाँ बनते हैं? हिमानी क्षेत्रों में मुरैना बनते हैं। अगला प्रश्न देखें, नदियाँ वलयाकार रूप में किस दिशा में बहती हैं? वलय के समान। तो नदियाँ वलय के समान बहती हैं। अगला प्रश्न देखें, नदी घाटी के चौड़ीकरण का क्या कारण है? तो उसे कहते हैं पार्श्व अपरदन। पार्श्व अपरदन यानी कि नदी घाटी का जो चौड़ीकरण हो रहा है तो उसे कहते हैं पार्श्व अपरदन। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जब नदी मैदानी इलाके में प्रवेश करती है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो मोटर मार्ग पर बहने लगती है, जिसे कहते हैं एरिसेपेलस। एरिसेपेलस कहते हैं जब नदी मैदानी इलाका में बहने लगती है तब। अगला प्रश्न, ध्रुवीकरण के कारण होने वाला एक प्रकार का अपरदन क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं प्रवाह जल। उसे क्या कहा जाता है? प्रवाह जल कहा जाता है। बाड़ा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो बाड़ा शब्द जो है वो मसाई चरवाहे का घर है, यानी कि मसाई चरवाहे का घर है, उसे कहा जाता है बाड़ा। क्या कहा जाता है? उसे बाड़ा कहा जाता है। अगला प्रश्न, दो समुद्रों या जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी क्या कहलाती है? तो दो समुद्रों या जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी जल डमरू मध्य कहलाती है, यानी कि दो समुद्र जलाशयों को जोड़ने वाली। अगला प्रश्न क्या कहता है? देखते हैं, सबसे बड़ी धारा कौन सी है जिसे अपने काले जल के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो सबसे बड़ी जलधारा है और उसे काली जलधारा भी कहा जाता है, तो वो है क्यूरियोसो धारा। क्यूरियोसो धारा। अगला प्रश्न, समुद्र से आच्छादित भूमि क्या कहलाती है? तो समुद्र से आच्छादित भूमि प्रायद्वीप कहलाती है। अब बात करें प्रायद्वीप की, तो द्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो जमीन का ऐसा टुकड़ा जो आकार में बड़ा हो और तीन ओर जल से घिरा हो उसे कहते हैं प्रायद्वीप। जमीन का ऐसा टुकड़ा जो तीन ओर जल से घिरा हो लेकिन आकार में क्या हो? छोटा हो, उसे कहते हैं अंतरीप। उसे क्या कहते हैं? अंतरीप कहते हैं। तो समुद्र से आच्छादित भूमि क्या कहलाती है? प्रायद्वीप कहलाती है। अगला प्रश्न देखें, एशिया 492 प्रश्न है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग कौन करता है? यानी कि एशिया को उत्तरी अमेरिका से, तो बेरिंग जल डमरू मध्य है। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। जैसे हम बात करें, ये है एशिया, ये क्या है? एशिया, और ये क्या है? उत्तरी अमेरिका। और यहाँ पर कौन सी जल संधि है? तो यहाँ पर जो जल संधि है वो है बेरिंग जल संधि। अगला प्रश्न देखें, पश्चिमी यूरोप के तापमान को बढ़ाने के लिए कौन सी धाराएं जिम्मेदार हैं? तो पश्चिमी यूरोप के तापमान को बढ़ाने के लिए जो धारा है वो है गल्फ स्ट्रीम धारा। गल्फ स्ट्रीम धारा। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखें, हमारा अगला प्रश्न क्या है? सारगासो समुद्र किस महासागर में स्थित आते हैं? तो सारगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो वो है अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न, किस महाद्वीप में बड़ी विभाजन श्रेणियां हैं? तो किस महाद्वीप में सबसे बड़ी विभाजन श्रेणियां हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यहाँ पर क्या? ग्रेट बैरियर रीफ है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला है। यहाँ से एक नदी निकलती है
डार्लिन नदी और एक नदी निकलती है मर्रे नदी, जो अपना जल इसको देती है। यहाँ पर घास के मैदान हैं, तो इस मैदान को कहते हैं रिवेरना का मैदान, और जो घास के मैदान घास पाई जाती है उसे कहते हैं डाउन्स घास के मैदान। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यानी मुआ की चट्टान कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न देखें, ब्रिजमेनाइट क्या है? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे प्रचुर खनिज का नाम ब्रिजमेनाइट है। इनकी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में जो खनिज पाया जाता है वो है ब्रिजमेनाइट। अगला प्रश्न, अरब, थार, मंगोलिया और आटाकामा में कौन सा रेगिस्तान सोने के भंडार में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो अरब, थार, मंगोलिया और आटाकामा, कौन सा रेगिस्तान सोने के भंडार में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो अरब है, थार है, मंगोलिया है, आटाकामा है। तो आटाकामा सोने के भंडार में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इनके रेगिस्तान सोने के भंडार में क्या है? प्रचुर मात्रा में सबसे ज़्यादा जो सोने का भंडार है वो कहाँ पाया जाता है? आटाकामा में, अरब, थार और मंगोलिया की अपेक्षा। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? अगला, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है वो भारत के अंदर स्थित है। किसके? भारत के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अमरूद का उत्पादक कौन करता है? भारत करता है। कौन करता है? भारत। कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? वो भारत है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडारक कहाँ है? तो वो भारत के अंदर स्थित है। अगला नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, 500वां प्रश्न हमारा, कोको के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा देश है? तो कोको के उत्पादन में सबसे आगे जो देश है वो है आइवरी कोस्ट। अमरूद के उत्पादन में भारत, थोरियम के उत्पादन में भारत, कोको के उत्पादन में आइवरी कोस्ट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, जो हमने 500 प्रश्नों की भूगोल से संबंधित जो महत्वपूर्ण श्रृंखला ली है, आप अगर एग्जाम में बैठते हैं तो इस श्रृंखला से आपके एग्जाम में बहुत ही मदद मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इतनी मेहनत पर कम से कम एक लाइक और शेयर करना अवश्य है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय